क्या आप अमीर हैं? कितने अमीर हैं? क्या आप किसी एमएलए, एमपी को खरीद सकते हैं? क्या आप किसी प्रधानमंत्री को खरीद सकते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने बोला प्रधानमंत्री। बहुत सारे देशों के प्रधानमंत्री भी बिक जाते हैं। आपको क्या लगता है, कितने पैसे चाहिए होते हैं किसी प्रधानमंत्री को खरीदने के लिए? चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये किसी और के बारे में नहीं है, बल्कि आपके और मेरे बारे में है। ये कहानी हमारे आसपास ही घटित हो रही थी। इस कहानी में एक हीरो भी है, एक खून चूसने वाला विलन भी, और टेररिस्ट लीडर, और बहुत सारे एंटी नेशनल्स। अब कहानी इस प्रकार से है। एक विलन जो एक एनजीओ चलाता था। इंडियन गवर्नमेंट ने 2016 में उसका एनजीओ वॉच लिस्ट की कैटेगरी में डाल दिया। उसका एनजीओ पैसों की इलीगल फंडिंग भी करता था। यही एनजीओ भारत में रह रहे रोहिंग्या मुस्लिम को फ्री कानूनी सहायता भी देता है। हम सब जानते हैं कितना पैसा खर्च होता है किसी भी कोर्ट केस को लड़ने में। कोई भी लाखों इलीगल माइग्रेंट्स को सहायता क्यों देगा? कोई तो वेस्टर्न इंटरेस्ट इसके पीछे छुपा होगा। ये एनजीओ गरीब हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के काम में भी लगा हुआ था। भारत में 90% कन्वर्जन कहीं ना कहीं इसी एनजीओ से लिंक होते हैं। इसी एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील वाला केस फाइल किया था। हम सबको पता था वो एक सिर्फ फर्जी केस है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी गवर्नमेंट को क्लीन चिट दे दी थी, और उसके बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को मोदी गवर्नमेंट से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। सरकार की इस एनजीओ पर काफ़ी कड़ी नज़र थी। इससे विलन काफ़ी गुस्सा हो गया था और वो अब बदला लेना चाहता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को इंडियन गवर्नमेंट ने धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों की तरह सामान्य बना दिया था। जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस पाकिस्तानी टेररिस्ट को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रहा था। पाकिस्तानी टेररिस्ट इसी का फ़ायदा उठाकर कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे थे। 22 सितंबर 2019 को ह्यूस्टन में हाउडी मोदी नाम का एक कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में 50,000 इंडियन अमेरिकन लोग स्टेडियम में बैठकर अपने हीरो को चीयर कर रहे थे। इसके अगले दिन 23 सितंबर 2019 को ये विलन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मिलता है। ये विलन और कोई नहीं बल्कि जॉर्ज सोरस था, जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम का एनजीओ चलाता था। ये एक बिलियनियर था जिसके पास 830 करोड़ US डॉलर की संपत्ति है। इतना पैसा पाकिस्तान की जीडीपी का 1/4 से भी ज़्यादा होता है। इस मीटिंग में दोनों ने कश्मीर मुद्दे पर बातचीत की। हम सबको पता है ये सारे इंटरनेशनल एकजुट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं भारत एक सुपर पावर बन सकता है अगर भारत के इंटरनल इश्यूज खत्म हो जाए तो। और कश्मीर भारत के लिए काफ़ी बड़ा इशू है। जॉर्ज सोरस जैसे लोग भारत को सफल नहीं होना देना चाहते। ये लोग नहीं चाहते भारत एक सुपर पावर बने। पाकिस्तानियों को पता है पाकिस्तान अपने दम पर कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता, इसीलिए वो भारत को नीचे गिराने में लगा रहता है। जैसे कोई भी क्लास में फेल होने वाला बच्चा ये चाहता है फर्स्ट होने वाला बच्चा भी फेल हो जाए। 27 सितंबर 2019 को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी न्यूयॉर्क में 74वीं UN जनरल असेंबली को संबोधित करते हैं। उसके कुछ देर बाद बैगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसी जनरल असेंबली को संबोधित करते हैं और भारत की फौज पर जहर उगलना शुरू कर देते हैं। मोदी जी इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं और चुपचाप अपने देश वापस आ जाते हैं। और 1 महीने की कड़ी प्लानिंग के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग अलग यूनियन टेरिटरी घोषित करके पाकिस्तान को एक कड़ा जवाब देते हैं। इससे विलन जॉर्ज सोरस बौखला गया और उसकी हार उसके सामने खड़ी थी। अपने एनजीओ की इमेज बचाने के लिए 31 अक्टूबर 2019 को वो अमेज़न पर एक किताब रिलीज करता है। अब तक सोरस मोदी जी से 3 बार हार चुका था। अब सोरस बदला लेना चाहता, तो उसने 24 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर एक स्पीच दी और उसने उसमें कहा वो $1 बिलियन देगा भारत में नेशनलिस्ट लोगों और नेशनलिज्म के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। सोरस ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को भी क्रिटिसाइज किया और दोबारा
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से भी मुलाकात करी। उसके अगले दिन 25 जनवरी 2020 को एक विचित्र घटना घटित होती है। वो विचित्र घटना थी शर्जील इमाम की वीडियो वायरल होना। इस वीडियो में वो बोलता दिख रहा था 4-5 लाख मुस्लिम लोग अगर सड़क पर आ जाएं तो आसाम को भारत से काट सकते हैं। उसके 2 दिन बाद 27 जनवरी 2020 को ईडी को फाइनेंशियल लिंक मिलते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई और एंटी-सीए प्रोटेस्ट के बीच में। क्या ये किसी तरह पीएफआई से लिंक था? हाँ, बिल्कुल। ईडी ने एक डॉक्यूमेंट दिखाया जिससे पता चलता है पीएफआई ने कांग्रेस लीडर कपिल तिब्बल को 77 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे और इंदिरा जयसिंह को 4 लाख रुपए ट्रांसफर किए। इससे साबित होता है इंदिरा पैसिंग और पीएफआई के बीच में कुछ कनेक्शन था और इंदिरा पैसिंग की जॉर्ज सोरोस से डोनेशन को लेकर बातचीत हुई थी। इससे यह भी पता चलता है पीएफआई और जॉर्ज सोरोस के बीच भी कुछ कनेक्शन थे और ये जॉर्ज सोरोस ही वो बंदा है जो दिल्ली राइट्स की किलिंग्स के लिए जिम्मेदार है। अब कपिल तिब्बल जिसने 77 लाख रुपए लिए थे वो तीस्ता पीतलवाड़ का लॉयर बन चुका था और तीस्ता पीतलवाड़ को बचाने के लिए इंदिरा पैसिंग भी सपोर्ट में आ चुकी थी। तीस्ता पीतलवाड़ को पेटिशनर थी गुजरात राइट के केस में और वो मोदी को जेल भेजना चाहती थी। हम सबको पता है सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को क्लीन चिट दे दी थी गुजरात राइट केस से। मोदी जी एक कॉमन दुश्मन थे तीस्ता पीतलवाड़ और जॉर्ज सोरोस के लिए। और अनोखी बात ये थी तीस्ता पीतलवाड़ ने 2002 में जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उसका मेंबर था जावेद बख्तर। इसीलिए आप सबने देखा होगा जावेद बख्तर का बेवकूफ बेटा फरहान बख्तर एंटी-सीए प्रोटेस्ट कर रहा था। इस फोटो से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। फेसबुक पर एक पेज था फ्रेटर्निटी मूवमेंट जेएनयू के नाम से जो चाहता था गवर्नमेंट एंटी नेशनल शर्जील इमाम को जेल से रिहा कर दे। इस एंटी नेशनल टर्माइट को छुड़ाने के लिए इस फेसबुक पेज ने काफ़ी पोस्ट भी किए और ये पेज तबलीगी जमात के वल्गर एक्ट को भी सपोर्ट कर रही थी। इसी फेसबुक पेज ने तीस्ता पीतलवाड़ को एज ए चीफ गेस्ट अपने ऑडियंस को भाषण देने के लिए बुलाया था। तीस्ता पीतलवाड़ का एनजीओ सीजेपी असम में काम कर रहा था और शर्जील इमाम भी आसाम को काटने की बात कर रहा था। अब आपको इसका लिंक समझ आ रहा होगा। अब आपको समझ आ गया होगा शर्जील इमाम, तीस्ता पीतलवाड़, कपिल तिब्बल, जावेद बख्तर, पीएफआई, जॉर्ज सोरोस कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से लिंक। इन सब का एक ही मकसद था भारत को अंदर से तोड़ना। ईडी के द्वारा ये मामला उजागर होने के बाद जॉर्ज सोरोस काफ़ी कुछ करना चाहता था। 29 जनवरी 2020 को जॉर्ज सोरोस मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट चला जाता है, एक कंप्लेंट केस फाइल करता है क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने 2016 में इसका एनजीओ प्रायर परमिशन की कैटेगरी में डाल दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है इसको केस फाइल करने के लिए 3 साल क्यों लगे? क्या वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा था? जी हाँ, बिल्कुल। 4 फरवरी 2020 को जॉर्ज सोरोस अपने एक पपेट हर्ष बंदर को शाहीन बाग भेजता है। वहाँ हर्ष बंदर सभी लोगों को शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से जुड़ने के लिए कहता है। मैं आपको बता दूं, हर्ष बंदर क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए काम करता है। ये आदमी जॉर्ज सोरोस का रिलीजन कन्वर्जन का बिजनेस संभालता है। हर्ष बंदर 8 पोजीशन पर था कांग्रेस रूल में जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। हर्ष बंदर मेन आदमी था सोनिया गांधी का और जॉर्ज सोरोस का। ये कैसे हो सकता है कोई भी आदमी रूलिंग पार्टी के लिए भी काम कर रहा हो और एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ भी काम कर रहा हो? ये तो तभी पॉसिबल है जब रूलिंग पार्टी ही भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। हम सबको पता है सोनिया गांधी साधुओं और हिंदुओं से कितने नफरत करती है। इस बंदर क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए काम करता था। 18 फरवरी 2020 को तीस्ता पीतलवाड़ दिल्ली आती है और एंटी नेशनल फोर्स के साथ एंटी-सीए प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लेती है। वो लोगों को बताती है मीडिया के सामने क्या बोलना है और क्या नहीं। इस वीडियो में देखिए। क्या शाहीन बाग के आंदोलन की जगह बदलने से आंदोलन कमजोर होगा क्या? ये हमारा सवाल है, जवाब किसी को नहीं देना है, वो जवाब से पूछा जाएगा तो आपको एक एक को जवाब देना है, हम सब नोट करेंगे, ठीक है? तो ये पहला सवाल है, क्या
शाहीन बाग के आंदोलन की जगह बदलने से आंदोलन कमजोर होगा क्या? ठीक है, ये पहला सवाल है। दूसरा है, अगर जगह बदलने की बात होती है तो हमारे याद रखिए, ये औरत जहाँ भी होती है वहाँ पॉसिबिलिटी बनी रहती है दंगों की। इससे पहले ये सब काम आसाम में कर चुकी है और शर्जील इमाम भी आसाम को काटने की बात कर रहा था। फिर ये दिल्ली आ गई और दिल्ली में दंगा कराया, लेकिन ये लोग बीजेपी की तरफ से कुछ रिटेलिएशन चाहते थे, जो कपिल की तरफ से 23 फरवरी को आया। कपिल ने पब्लिकली एंटी सीए प्रोटेस्ट के खिलाफ बोला, लेकिन वो कोई उकसावे वाला भाषण नहीं था। इस्लामिस्ट और एंटी नेशनल्स वेट कर रहे थे कुछ ऐसे ही कमेंट्स का, ताकि दंगों का सारा इल्जाम बीजेपी पर लगा दिया जाए। इन लोगों का मकसद अगले दिन होने वाले ट्रंप के कार्यक्रम को डिसरप्ट करना था। आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन इन दंगों में इन्वॉल्व था और ये एक प्री प्लान्ड इवेंट था। इन दंगों के लिए ताहिर हुसैन ने पहले से ही अपने घर में तेजाब की बोतलें, पेट्रोल बम और गुलेल बना कर रखी। आज में पता चला ये हिंदुओं के खिलाफ एक प्री प्लान्ड इवेंट था। हम सब ने देखा कितने हिंदू मारे गए बिना किसी वजह के। सीए प्रोटेस्ट से हिंदुओं का कुछ लेना देना भी नहीं था। फाइनली विलेन जॉर्ज सोरस इस बार जीत गया। विलेन, भिखारिस्तान और एंटी नेशनल भारत को प्रोग्रेस नहीं करना देना चाहते। हालांकि मोदी ने हमें कई बार बचाया, लेकिन विलेन को पता था उसे सिर्फ एक जीत की जरूरत है। लेकिन याद रखो, ये कोई मूवी नहीं है। इन इवेंट्स ने हमारे देश पर और हम पर काफ़ी बुरा असर डाला। हीरो को लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। आप सब लोग ये सब कर सकते हैं इन फैक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। ये सब इवेंट्स हमारी आंखों के सामने हुए, पर हमने इन इवेंट्स को अलग अलग तरीके से देखा। हमें इवेंट्स को डॉट टू डॉट कनेक्ट करने की ज़रूरत थी। हमने इस वीडियो में उन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करके देखा। Different kind of legend. You can't buy him for money, unlike other party leaders. Narendra Modi is not for sale.